हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ समान रूप से उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायक सिद्ध होगा जिसमें भी सामान्य अध्ययन या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ। आपको यह डेट ध्यान रखनी है। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। दोस्तों, इसको लागू करने के पीछे एक उद्देश्य था, जो कि यह है कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश की 67% आबादी को सही मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो हमारे देश की 67% आबादी है, उनको सही मूल्यों पर एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। यदि हम इस नियम की या इस अधिनियम की कवरेज की बात करें तो दोस्तों, देश के ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर करने की बात इस अधिनियम में करी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी एवं शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को इस अधिनियम के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं लाभार्थी के बारे में, क्या उपबंध इस अधिनियम में किए गए हैं। तो दोस्तों, पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम में चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम एवं मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम के उद्देश्य से उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जन्म के बाद 6 माह तक और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन के अलावा और न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जन्म के बाद 6 माह तक और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन के अलावा न्यूनतम या कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कितने रुपए के मातृत्व लाभ को प्रदान करने की बात कही गई है। तब आपको ध्यान रखना है, 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ को प्रदान करने की बात इस अधिनियम में की गई है। दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना AAY वाले परिवारों, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं, इनके लिए प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा। ऐसी बात भी इस अधिनियम में करी गई है। आपको ध्यान रखना है, अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह या पर मंथ के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक किन किन तथ्यों की चर्चा हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य था गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देश की 67% या 67% आबादी को सही मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, हमें यह बात भी ध्यान रखनी है
कि इस अधिनियम के कवरेज में ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% कवर किया गया है। इसमें पात्र लाभार्थी को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाएंगे। अर्थात चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम एवं मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद हमने चर्चा करी थी विशेष तथ्यों की, जिसमें हमने बात करी थी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जन्म के बाद 6 माह तक और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन के अलावा और न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त होगा। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों, जो कि गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, इनके लिए प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होगा। आप ध्यान रखें, अंत्योदय अन्न योजना के जो हकदार व्यक्ति हैं उनके लिए प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से की गई है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हुए अंत्योदय अन्न योजना की। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत या इस योजना का प्रारंभ दिसंबर सन 2000 में हुआ। आपको ध्यान रखना है, दिसंबर सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था निर्धनता रेखा से नीचे के सबसे गरीब लोगों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाना है। इसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल प्रदान किया जाता है। दोस्तों, 2022 में 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आपको अंत्योदय अन्न योजना के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका प्रारंभ दिसंबर वर्ष 2000 से हुआ। इसका उद्देश्य था निर्धनता रेखा से नीचे जितने भी गरीब परिवार हैं उन प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाना। दोस्तों, इस योजना में गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम एवं चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम प्रदान किया जाएगा। एवं यहाँ पर एक तथ्य और लिखा था, वर्ष 2022 में लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं लोक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, जिसको हम पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली को 1 जुलाई 1979 से लागू किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। आपको ध्यान रखना है कि पीडीएस के माध्यम से जो भी सस्ता खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ केवल केंद्र सरकार की है और ना ही सिर्फ राज्य सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं लोक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंगों की, जिसमें शामिल है उचित मूल्य व राशन की दुकानें, उपभोक्ता सहकारिता, अन्य सहकारी संचालनालय समितियां, मिट्टी के तेल विक्रेता। दोस्तों, अब हमें बताया गया है कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक अंत्योदय कार्ड। दोस्तों, इसमें निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए बात करी गई है, या अंत्योदय जो कार्ड होता है वो निर्धन लोगों में भी जो सबसे ज़्यादा निर्धन होते हैं उनके लिए अंत्योदय कार्ड बनाया जाता है। इसके बाद बीपीएल कार्ड। दोस्तों, निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। एपीएल कार्ड। निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों के लिए एपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर 3 कार्ड ध्यान रखने हैं। पहला अंत्योदय कार्ड, फिर बीपीएल कार्ड
फिर एपीएल कार्ड। अंत्योदय कार्ड उनके लिए जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। बीपीएल कार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए जो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं। एपीएल कार्ड उनके लिए है जो निर्धनता रेखा से ऊपर शामिल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा 30 जून 2020 से की गई है, आपको ध्यान रखना है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना कब घोषित की गई? 30 जून 2020। आपको यह तथ्य भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की। आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आम भाषा में इसको हम FSSAI फसाई कहते हैं, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की। दोस्तों, 5 अगस्त वर्ष 2011 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो इसका स्थापना दिनांक जो कि है 5 अगस्त 2011। दूसरा अधिनियम जिसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया एवं उस अधिनियम का सन। तो दोस्तों, अधिनियम का सन 2006 है एवं वह अधिनियम था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। आपको इन 2-3 बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। यहां से भी आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किसके अधीन कार्य करता है। तब आपको आंसर करना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, खाद्य वस्तुओं की शुद्धता की जांच करने हेतु इसको बनाया गया है, फसाई को बनाया गया है। इसका ध्येय वाक्य है विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। दोस्तों, ध्यान रखिए ध्येय वाक्य विश्वास का वायदा और सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। यह ध्येय वाक्य है FSSAI का, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो वे हैं मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोच्चि। इन स्थानों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसकी संरचना की। तो दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों में 1/3 महिलाएं अनिवार्य हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कुल सदस्य शामिल हैं उनमें 1/3 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी प्रावधान है। दोस्तों, सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम संरचना की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों की यदि हम बात करें तो 22 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, सदस्यों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको हम CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों, इन सभी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले समाचार के पन्नों से। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस महाकालेश्वर मंदिर और दूसरा सेफ भोग पैलेस खजराना मंदिर को घोषित किया है। आपको यहां से यह बात भी ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। और इसको किसने घोषित किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसको घोषित किया है। दूसरा सेफ भोग पैलेस खजराना मंदिर इंदौर में स्थित है।
अब हम चर्चा करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की, जो कि हैं राजेश भूषण। वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल। अब हम चर्चा करते हैं कि फसाई किन किन उत्पादों की जांच करता है। तो फसाई निम्न उत्पादों की जांच करता है, जिसमें शामिल हैं तेल और वसा, डेयरी उत्पाद, अनाज उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, मांस मछली उत्पाद, मिठाई संबंधी उत्पाद एवं पेय पदार्थ। एक बार फिर से हम समाचार पन्नों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में गुजरात का प्रथम स्थान है। यह इंडेक्स FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी इंडेक्स भी फसाई द्वारा जारी किया जाता है और 2020-21 में जारी किए गए इंडेक्स में पहला स्थान गुजरात का है। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों, फसाई के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर सोनौली उत्तर प्रदेश और रक्सौल बिहार में 2 खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। आपको ध्यान रखना है कि फसाई के द्वारा किन 2 स्थानों पर खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। तो पहला स्थान है सोनौली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा स्थान है रक्सौल, जो कि बिहार में स्थित है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत किसी राज्य में गुटखा और अन्य खाद्य सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं समाचार के पन्नों की ओर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर शहर को ईट राइट स्टेशन का दर्जा फसाई के द्वारा प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। तब आपको ध्यान रखना है, सागर शहर को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? FSSAI के द्वारा दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं खाद्य विभाग से संबंधित संगठन एवं विभागों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, इसका मुख्यालय, FAO का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। भारत में क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो कि 1945 से ही कार्यरत है। हमने FAO में देखा इसकी स्थापना 1945 में हुई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। भारत में भी क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, जो कि वर्ष 1945 से कार्यरत है। हम सब बात करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, FAO ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की या विभाग की, जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। दोस्तों, इसकी स्थापना 1962 में हुई। यह संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आपको यहां से ध्यान रखना है, संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम किन 2 संस्थानों का है? तो एक है खाद्य एवं कृषि संगठन एवं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन दोनों का कार्यक्रम है संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम, जिसको लागू करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश कृषि मंडी बोर्ड की। दोस्तों, मध्य प्रदेश कृषि मंडी बोर्ड का मुख्यालय भोपाल के किसान भवन में स्थित है। मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भी 7 स्थानों पर स्थित हैं, जिनमें शामिल है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल मंडियां 257 और उपमंडियों की संख्या 293 है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं राशन आपके ग्राम योजना की। इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको यहां से 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात,
राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 2021 को। कहाँ से हुई? भोपाल से हुई। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? आपको यह भी ध्यान रखना है, जनजातीय गौरव दिवस। दोस्तों, इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है, यह योजना उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है जहां पर राशन वितरण की या राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, वहां घर घर जाकर राशन उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए यह योजना शुरू की गई। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलुओं पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक संकट पर। दोस्तों, कोई भी भौतिक पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता और यह रोग या किसी प्रकार का आघात पहुंचाता है, इन पदार्थों से भौतिक संकट उत्पन्न होता है। उदाहरण बाल, कीट, लकड़ी, पत्थर। दोस्तों, यहाँ पर खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट के बारे में बात करी गई है। पत्थर, बीड़ी सिगरेट, रेशेदार जूट, कील, नट बोल्ट आदि सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है रासायनिक संकट। दोस्तों, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं, इनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम रासायनिक संकट कहते हैं। इसमें शामिल है कीटनाशक, विषैली धातुएं, मिलावट, खाद्य रंग, पॉलीक्लोरीकृत वाइफिनाइल, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSGV कहते हैं इसको शॉर्ट में, खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने और सुरक्षित रखने में उपयोगी आदि में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट, मार्जन रसायन, मिलावट, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, पशु चिकित्सीय अवशेष, कीटनाशकों के अवशेष, ये सारी चीज़ें अदृश्य रासायनिक संकट में शामिल होती हैं। अब हम बात करेंगे जैविक संकट की। दोस्तों, इनमें वे सभी जीव शामिल होते हैं जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए खाद्यों में दिखाई देने वाले जीव जैसे मक्खी, घुन, इल्ली, कृमि, कॉकरोच आदि। खाद्यों में न दिखाई देने वाले जीव जैसे कि जीवाणु, खमीर या ईस्ट, प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु, वायरस आदि। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए डायग्राम के माध्यम से बताया गया है उन जीवों के बारे में जो खाद्य पदार्थों में दिखाई देते हैं एवं जैविक संकट उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि घुन, इल्ली, तिलचट्टा, कृमि, मक्खी आदि। आप इन सभी डायग्राम्स को देख सकते हैं। इसके अलावा खाद्यों में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जीव संकट जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, खमीर या ईस्ट, प्रोटोजोआ, फफूंदी, विषाणु या वायरस, इन सभी बातों की चर्चा यहाँ करी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के समाप्त होते ही हमारे सभी संस्थान, आयोग या कमीशन, जो भी आप कहना चाहें, जो कि MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 से संबंधित थे, समाप्त होते हैं। इसके बाद इस पुस्तक में एक चैप्टर बचता है आयोग फटाफट। यह चैप्टर आपके लिए उन तमाम संस्थानों में जिनको अब तक हम कवर कर चुके हैं, उनमें जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, जहाँ पर भी आपको भूलने की समस्या होती है, आप बाइफरकेट नहीं कर पाते, तथ्यों को अलग अलग नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं, इसका तथ्य उस आयोग में, उसका तथ्य इस आयोग में, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग फटाफट करके एक अलग से चैप्टर 18वें नंबर पर इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की बात करेंगे। इसके बाद जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पुस्तक में दिए हुए हैं आयोग से संबंधित, उनके लिए हमारे द्वारा एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी।
प्लेलिस्ट के माध्यम से हम सभी आयोगों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम में किसी भी तरीके की सहायता प्राप्त होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों तक जो आपकी ही तरह हमारे वीडियोस से लाभ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप हमारे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इस पुस्तक को भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।